वेलकम बैक टू एक्सप्लोर फिजिक्स। तो आज का जो ये लेक्चर है वो कम्प्लीटली जेस्ट 2021 पे बेस्ड है। ओके। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के ये मैसेज आते थे कि सर जेस्ट का जो नेक्स्ट एग्जाम है तुम्हारे पास में जो कि 11 अप्रैल को होगा, ओके, उसके लिए एक लेक्चर बनाइए। ठीक है, एग्जाम का पैटर्न क्या हो, पेपर का पैटर्न क्या होता है, ठीक है, कौन कौन एग्जाम दे सकते हैं, किस लिए एग्जाम होता है, कौन कंडक्ट करवाता है। ठीक है, तो अपन सारी आज ये अपन इस लेक्चर के अंदर यही बातें करेंगे। ठीक है, कौन कौन से इंस्टीट्यूट हैं जो कि जेस्ट के बेसिस पे एडमिशन देते हैं। ठीक है, एक बात तो ये समझ लीजिए, किसी को अगर रिसर्च में इंटरेस्ट है, ओके, तो वो अपना अभी से फोकस कीजिए कि मुझे रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाना है, नॉट आईआईटीज। ठीक है, मैं दोबारा बोल रहा हूं, अगर किसी को रिसर्च में इंटरेस्ट है अच्छे से, तो कोशिश कीजिएगा जितने भी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, फॉर एग्जांपल टीआईएफआर हो, ठीक है, एचआरआई हो, हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट, एरीज हो, आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, आइजर भोपाल, आइजर मोहाली, आइजर कोलकाता, पुणे, ये सब है तुम्हारे पास में। ठीक है, बॉस आइंस्टीन वाला हो कलकत्ता के अंदर जो है तुम्हारे पास। ठीक है, और भी बहुत सारे, आईआईसी बेंगलोर हो। तो ये सारे, अगर किसी को रिसर्च में इंटरेस्ट है, ठीक है, आफ्टर एमएससी पीएचडी करना है, रिसर्च में इंटरेस्ट है, तो कोशिश करना जेएस टीएफआर का एग्जाम क्वालिफाई करने का, क्योंकि रिसर्च अगर इंटरेस्ट है तो आईआईटीज से अच्छे, आईआईटीज भी बहुत अच्छे हैं। ठीक है, बट मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि आप रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाइए। ओके, तो अपन जेस्ट का एक ऐसा ही एग्जाम है जिसके थ्रू आप अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट में जा सकते हो। ठीक है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ओके, टोटल 24 रिसर्च इंस्टीट्यूट इस बार इस एग्जाम के लिए पार्टिसिपेट हैं। ओके, मतलब पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट टोटल कितने हैं? 24। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट हैं। कुछ इंस्टीट्यूट के अपन लास्ट में बात भी करेंगे। ठीक है, कौन सा इंस्टीट्यूट तुम्हारे पास में किस फील्ड में वर्क करवाता है, ओके, वो अपन लास्ट में देखेंगे। पहले इसके लिए कुछ समझ लेते हैं। तुम्हारे पास में देखिए, तुम्हारे पास जेस्ट है, इसका फुल फॉर्म होता है जॉइंट एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट, जॉइंट एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट। ठीक है, ये नेशनल लेवल का एग्जाम है। ओके, सबसे पहले अपन बात करें कि तुम्हारे पास में ये जो जेस्ट का एग्जाम है, ठीक है, ये क्यों होता है। ठीक है, वाई दिस एग्जाम। अच्छा, कंडक्ट कौन करवाता है इसको, जेस्ट के एग्जाम को कंडक्ट कौन करवाता है? एसईआरबी। एसईआरबी इसको कंडक्ट करवाता है। ठीक है, एसईआरबी क्या है? एसईआरबी है तुम्हारे पास में द साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, ये कंडक्ट करवाती है। ओके, चलिए, किस लिए होता है तुम्हारे पास में? वाई, ये एग्जाम क्यों होता है आपके पास में, क्यों होता है? फॉर एडमिशन इन रिसर्च इंस्टीट्यूट। ओके, लिखिए, फॉर एडमिशन इन रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, कौन एलिजिबल है तुम्हारे पास में ये एग्जाम देने के लिए? कोई अगर बीएससी फाइनल के अंदर है, एमएससी के अंदर है, ठीक है, वो सब इस एग्जाम को दे सकते हैं। ठीक है, किस लिए होता है तुम्हारे पास में? रिसर्च इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए। ठीक है, अब रिसर्च इंस्टीट्यूट में एडमिशन, किसका एडमिशन? ठीक है, तो ध्यान रखना, एमएससी, ठीक है, सिंगल एमएससी भी होती है 2 ईयर की, ओके, 2 साल की एमएससी भी होती है। एक होता है तुम्हारे पास में इंटीग्रेटेड पीएचडी, ये होती है एमएससी प्लस पीएचडी। ठीक है, सिंगल पीएचडी के लिए भी होता है। ठीक है, एंड एमएससी प्लस एमटेक। ठीक है, इनके एडमिशंस के लिए रिसर्च इंस्टीट्यूट में, इन सब के एडमिशंस के लिए तुम्हारे पास जो है जेस्ट का एग्जाम लगता है। ठीक है, जो बीएससी फाइनल के अंदर है, अगर रिसर्च इंस्टीट्यूट से एमएससी या इंटीग्रेटेड पीएचडी करना चाहते हैं तो उनको एग्जाम देना चाहिए। बहुत अच्छा एग्जाम होता है ये, और एक बार रिसर्च इंस्टीट्यूट में चले गए आप तो ये मान के चलिए आपका फ्यूचर बिल्कुल अच्छी तरह से सिक्योर है। ओके, तो ये तुम्हारे पास में जो है, इसके लिए तुम्हारे पास में इन सब में एडमिशंस के लिए ये एग्जाम होता है। ओके, इसकी मैं देखूं वैलिडिटी। ठीक है, इस एग्जाम की वैलिडिटी जो होती है वो होती है 1 ईयर। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, पार्लियामेंट में कोई एक्ट के थ्रू जेस्ट के एग्जाम को, ठीक है, जेस्ट के एग्जाम को नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट के इक्विवेलेंट माना गया है, नेट के इक्विवेलेंट माना गया है। ठीक है, तो इसको छोटा मोटा एग्जाम मत समझना भाई, है ना, बहुत अच्छा एग्जाम होता है, बहुत अच्छा पेपर होता है, एक लेवल का पेपर आता है बिल्कुल। ठीक है ना, ऐसे नहीं है तुम्हारे पास में जो है ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, इसमें अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, चलिए, चीजें जिसको नोट करना है वो नोट भी करते रहिए। ठीक है, इसके मैं बात करूं मोड की,
इसका जो एग्जाम मोड होता है वो ऑफलाइन होता है, ठीक है, ऑफलाइन एग्जाम लेता है, ऑनलाइन नहीं होता है, ऑफलाइन होता है, ठीक है। चलिए अब पेपर एनालिसिस कर लें। अच्छा, फेलोशिप, बिल्कुल फेलोशिप मिलती है आपको, ठीक है, इसके लिए जो है फेलोशिप भी मिलेगी तुम्हें, है ना, जो जिसका एग्जाम तुम्हारे पास में क्वालिफाई करेगा, जो एडमिशन लेगा, बिल्कुल उसको फेलोशिप मिलेगी। और वो तुम्हारे पास में कोई अगर पीएचडी के लिए लेता है तो उस हिसाब से फेलोशिप जो नेट के थ्रू मिलती है, जेआरएफ के थ्रू मिलती है, वही तुम्हारे पास जेआरएफ मिलेगी। अब देखो जितने, अब जैसे इसमें एडमिशंस के लिए टोटल तुम्हारे पास जो है टोटल 24 रिसर्च इंस्टीट्यूट है, 24 रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो ये एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद में उन सभी रिसर्च इंस्टीट्यूट का अपना अपना क्राइटेरिया होता है, ओके। वो अपने अपने क्राइटेरिया पे, जैसे मान लो तुमने एजेस्ट का एग्जाम क्वालिफाई किया, तुम्हारी 50वीं रैंक आ गई, ठीक है, तो कुछ इंस्टीट्यूट तो ऐसे हैं कि आपको कुछ क्या 24 में से लगभग 20 इंस्टीट्यूट तो आपको कॉल कर लेंगे 50 रैंक के अंदर, ठीक है। आप आराम से वहां पे इंटरव्यू देके आइए, वहां पे हो सकता है पहले आपका एंट्रेंस हो एक बार, फिर इंटरव्यू दो, ठीक है। तो जो भी इनका क्राइटेरिया अपना अपना खुद का होता है, लेकिन अगर तुम्हारी अच्छी रैंक आती है जेस्ट के थ्रू तो तुम ये मान के चलिए अगर अंडर 50 आते हो तो लगभग लगभग सभी इंस्टीट्यूट बुलाते हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम होता है, इसको अच्छे से सीरियसली लेना है, ठीक है। चलिए इसके बाद में मैं पेपर एनालिसिस की बात कर लेता हूं भाई, है ना। पेपर, इसको मिटा दूं, इसको मिटा रहा हूं मैं यहां पे, अपन बात करेंगे पेपर एनालिसिस की। अच्छा ध्यान रखना, 14 फेब इसकी लास्ट डेट है, मतलब एक दिन बच रहा है। अभी भी जिसने एग्जाम फिल नहीं किया है वो एग्जाम फिल कर दे। देखो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, एमएससी के स्टूडेंट, जो कि इनकी अभी एमएससी चल रही है, ओके, तो वो ये सोचते हैं कि अब अपन क्या करें, 6 महीने का गैप लगेगा उनका। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप जेस्ट का फॉर्म फिल कीजिए, ठीक है, आप तैयारी कीजिए, ठीक है। मेरे पास में रिकॉर्डेड लेक्चर है, वहां से आप लेक्चर लीजिए, ठीक है, और तैयारी करके और आप एग्जाम क्वालिफाई कीजिए। जिससे क्या है कि दो फायदे हैं, एक तो आपको रिसर्च इंस्टीट्यूट मिलेगा, अच्छा रिसर्च इंस्टीट्यूट, दूसरा आपका जो 6 महीने का गैप है वो बच जाएगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा भाई, ठीक है। देखिए पेपर एनालिसिस, पेपर एनालिसिस, ठीक है। पेपर एनालिसिस की मैं बात करता हूं तो देखिए सबसे पहले इसके अंदर जो है पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी, ठीक है, 3 पार्ट में तुम्हारे पास ये पेपर आता है। पार्ट ए में जो है टोटल तुम्हारे पास में 25 क्वेश्चंस आते हैं। कितने क्वेश्चंस आएंगे? 25 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क, ठीक है, ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क, ठीक है। 1 नंबर के 25 क्वेश्चन आएंगे पार्ट ए में, ठीक है। पार्ट बी में तुम्हारे पास में 15 क्वेश्चंस आएंगे, 15 क्वेश्चंस आएंगे, ईच क्वेश्चंस कैरी 3 मार्क्स, ठीक है। ये भी तुम्हारे पास में जो पार्ट ए है ये भी तुम्हारे पास में एमसीक्यू होगा, ये भी तुम्हारे पास में एमसीक्यू होगा। एमसीक्यू का मतलब जानते हो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ठीक है। ये तुम्हारे पास में एनएटी होगा, न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन होगा तुम्हारे पास में, ठीक है। इसके अंदर तुम्हारे पास में 15 क्वेश्चंस आएंगे, 15 क्वेश्चंस आएंगे और ईच क्वेश्चंस कैरी 3 मार्क्स, 3 मार्क्स, ठीक है। तो देखो यहां पे 25, 45 एंड 45 यही होगा क्या? सॉरी, यहां पे तुम्हारे पास 10 क्वेश्चंस आते हैं भाई, ठीक है, और ये तुम्हारे पास हो जाएगा 30। तो देखो टोटल मार्क्स कितने हो गए तुम्हारे पास में, 100 मार्क्स का, ठीक है। तो ध्यान रखना जेस्ट का जो एग्जाम होता है वो 100 मार्क्स का होता है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आते हैं तुम्हारे पास में इसके अंदर, 25 और 15 40 10 50 50 तुम्हारे पास में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं भाई, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50 आते हैं। नेगेटिव मार्किंग की बात करूं मैं, नेगेटिव मार्किंग की अगर मैं बात करता हूं तो देखिए नेगेटिव मार्किंग जो है पार्ट ए एंड पार्ट बी, ठीक है, पार्ट ए एंड पार्ट बी के अंदर जो है 1/3, ठीक है, -1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी तुम्हारे पास में, नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। और पार्ट सी में तुम्हारे पास जो न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस हैं, पार्ट सी में नो नेगेटिव मार्किंग, नो नेगेटिव मार्किंग, इसके अंदर तुम्हारे पास कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ठीक है, ए और बी में ही होगी। इसमें तो तुम्हें बोलेगा कि 1 से लेकर 1000 तक, ठीक है, या 10,000 तक जो भी बोले, ठीक है,
तुम्हारे पास ये 1000 तक बोलेगा आंसर लिखने हैं। ठीक है, तो देखो मैं बता देता हूं तुम्हें, बाकी इसके लिए एक वीडियो और बनाऊंगा मैं बाद में, जब जेस्ट का एग्जाम आएगा उससे 4 5 10 7 दिन पहले बनाऊंगा। ठीक है, तुम्हारे पास में ऐसे 4 कॉलम होंगे। अगर तुम्हारा आंसर मान लो 1 आ रहा है, ठीक है, अगर तुम ऐसे 1 लिख के आते हो तो तुम्हारा बिल्कुल गलत होगा। ठीक है, ऑफलाइन एग्जाम होगा, तुम्हें क्या लिख के आना है, 0 0 0 1, दिस इज 1। ओके, वो पहला 1 था वो इनकरेक्ट है, दिस इज करेक्ट आंसर, ये 1 है तुम्हारे पास में। ओके, तो इन चीजों का ध्यान रखना है। तुम्हारे पास में आंसर आ रहा है 25, ठीक है, 25 तो 0 0 2 5 ऐसे लिख के आना है, ना कि 2 5 लिख दो तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इन चीजों का तुम्हें ध्यान रखना है। ओके, चलिए, ये पेपर एनालिसिस है, नेगेटिव मार्किंग ये होगा। बात करूं मैं कट ऑफ की, तो कोई भी एग्जाम की कट ऑफ, कोई भी एग्जाम की कट ऑफ जो है कभी भी अपन पहले नहीं बता सकते। एक बार पहले पेपर देखा जाता है, पेपर देखने के बाद में उसका एनालिसिस करने के बाद में पता लगता है कि उसकी कट ऑफ क्या होता है। ठीक है, लेकिन जनरली जो मैं कट ऑफ बता दूं, इसकी जो कट ऑफ है तुम्हारे पास में अलग अलग होती है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, एक तो इंटीग्रेटेड पीएचडी वाले जो एग्जाम देते हैं, एमएससी या इंटीग्रेटेड पीएचडी वाले, और एक पीएचडी वाले, उन दोनों की कट ऑफ जो है डिफरेंट डिफरेंट होती है ना। इसकी जो कट ऑफ है, पेपर सेम आएगा, ध्यान रखना, पेपर जो है सेम आएगा। ठीक है, पेपर आपके पास में दोनों का सेम आएगा, ठीक है, लेकिन कट ऑफ तुम्हारे पास में डिफरेंट डिफरेंट रहेगी दोनों की, ये चीजें ध्यान रखना है। ठीक है, मैं पीएचडी की कट ऑफ बता देता हूं, लगभग तुम ये मान के चलिए अंडर 35। ठीक है, अंडर 35 लगभग तुम्हारे पास में इतना ही रहता है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि 30 नंबर 25 नंबर 35 नंबर 40 नंबर, नहीं, अंडर 35 पीएचडी वालों की कट ऑफ। ठीक है, तो तुम्हें यहां तक नहीं पहुंचना है, तुम्हें 70-80 नंबर तक सोचना है, तब जाके तुम्हारे 50 नंबर तक बनेंगे और अच्छी रैंक आएगी तुम्हारी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। जेस्ट का एग्जाम प्योरली फिजिक्स बेसिस पे होता है, जैसे गेट का एग्जाम हुआ, नेट का एग्जाम हुआ। नेट के एग्जाम में पार्ट ए आता है जिसमें जनरल एप्टीट्यूड आता है। गेट के एग्जाम में स्टार्टिंग 10 क्वेश्चंस आते हैं 15 मार्क्स के। ठीक है, वो तुम्हारे पास में कुछ जनरल एप्टीट्यूड ही बोलते हैं उसको। ठीक है, इंग्लिश के क्वेश्चंस, कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन, कुछ मैथ के क्वेश्चंस ऐसे आते हैं। ठीक है, लेकिन टीएफआर का एंड बीएआरसी का एंड जेस्ट का, ये सारे जो है प्योरली फिजिक्स एग्जाम होते हैं। ठीक है, तो अगर किसी को ये, अब किसी हर बार क्या होता है बच्चे, सर हमारा पार्टी खराब हो गया नेट के एग्जाम में, गेट के एग्जाम में पार्टी खराब हो गया, अच्छा नहीं है हमारा, तो ये तो पूरा फिजिक्स का है ना, तो इसमें आपको अच्छी रैंक लानी है। ठीक है, चलिए इसको जल्दी से नोट कीजिएगा। अच्छा, इसके अब सिलेबस के बारे में थोड़ा सा अपन जानकारी ले लेते हैं, इसका क्या क्या सिलेबस है। इसका बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है भाई, है ना, बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है, लेकिन जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपको कंप्लीटली पढ़ना है। ठीक है, अब जैसे सिलेबस में वो बोल देगा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एनालिसिस, बस, तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब उसके अंदर पूरे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आ गई आपके पास में। ठीक है, उसके अंदर ऐसा नहीं है कि गेट नहीं आया, रजिस्टर नहीं आया, काउंटर नहीं आया, ठीक है, फ्लिप फ्लॉप नहीं आया, ऐसा नहीं है, वो सब कुछ आ चुका है उसके अंदर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ओके, तो जिसको नोट करना है तो जल्दी से नोट कीजिए इसको। आई होप आपको कुछ पता लगा होगा जेस्ट के एग्जाम के बारे में। ओके, तो इसके मैं सिलेबस की बात करूं, ठीक है, तो मैं अगर सब्जेक्ट्स की बात करूं भाई, इसमें ध्यान रखना, जो अपन टोटल 9 सब्जेक्ट पढ़ते हैं वो टोटल 9 नहीं आती है। इसमें एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स, सॉलिड स्टेट फिजिक्स एंड न्यूक्लियर फिजिक्स नहीं आती है इस एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो सब्जेक्ट्स में पहली बात करूं, क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है, सेकंड अगर मैं बात करूं क्लासिकल मैकेनिक्स, ठीक है, थर्ड अगर मैं बात करूं तुम्हारे पास में मैथमेटिकल फिजिक्स, मैथमेटिकल फिजिक्स, ठीक है, फोर्थ अगर मैं बात करूं तुम्हारे पास में इलेक्ट्रो मैग्नेटिक थ्योरी, ईएमटी लिख दूं, ईएमटी। ओके, फिफ्थ अगर मैं बात करूं तुम्हारे पास में थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, ठीक है। सिक्स अगर मैं बात करूं तुम्हारे पास में इलेक्ट्रॉनिक्स,
इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके, तो ये तुम्हारे पास में जो है सब्जेक्ट पूछी जाती है। ठीक है, ईएमटी प्लस इसमें ऑप्टिक्स भी कर लेना भाई, है ना। ऑप्टिक्स वो पूरी ऑप्टिक्स नहीं आती, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी वाली इलेक्ट्रॉनिक्स आती है। तो ये 6 सब्जेक्ट होती है। ठीक है, उसमें तुम्हारे पास में जो है बाकी 3 सब्जेक्ट नहीं आती। ठीक है, 3 सब्जेक्ट में तुम्हारे पास में जो न्यूक्लियर का एक टॉपिक है, हाफ लाइफ वाला तुम्हारे पास में। ठीक है, हाफ लाइफ वाला जो ये पढ़ा होगा ना तुमने फॉर्मूला, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन लैम्डा करके, ऐसा कुछ पढ़ा होगा। इसके बेसिस पे जितने भी क्वेश्चंस करवाए हैं मैंने, जितने भी तुम्हारे पास में फॉर्मूले लिखवाए हैं, यही फॉर्मूला नहीं और भी लिखवाए होंगे मैंने तुम्हें। ठीक है ना, वो सारे आपको देखने हैं इसके अंदर। ठीक है ना, तो ये चीजें ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो वहां से ये टॉपिक कर जाना, और तो बाकी क्वेश्चंस नहीं आते हैं उन तीनों में से, यही तुम्हारे सिलेबस में मेंशन है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स में देखो, अगर मैं बात करूं इनका वेटेज क्या होता है, तो तुम्हारे पास में ये मान के चलिए, ये मान के चलिए लगभग क्वांटम मैकेनिक्स जो है 15 से 17 नंबर की तुम्हारे पास पूछी जाएगी, फिक्स है। ठीक है, क्लासिकल मैकेनिक्स भी ये मान के चलिए तुम्हारे पास में 13 to 15 मार्क्स की आएगी। मैथमेटिकल फिजिक्स भी तुम्हारे पास में 15 से 17 नंबर की आएगी। ठीक है, ईएमटी और ऑप्टिक्स भी तुम्हारे पास में 13 to 15 मार्क्स की आएगी। थर्मोडायनेमिक्स, स्टैटिकल स्टडीज भी लगभग तुम्हारे पास में 10 to 13 मार्क्स की आएगी। इलेक्ट्रॉनिक्स भी तुम्हारे पास में 13 to 15 मार्क्स की आएगी। ठीक है, लगभग ये वेटेज है। ठीक है, ये मेजर सब्जेक्ट है इसके अंदर। ठीक है, ये वाला ओके, एंड ये लगभग देखो, वैसे तो तुम्हारे पास में सेम ही है लगभग। ठीक है, तो ऐसा करके इसका जो है वेटेज होता है। ठीक है, कुछ स्पेशल टॉपिक्स की बात करें तो जैसे देखो क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर मैं बात करूं, ठीक है, एक मैंने तुम्हें ऑपरेटर्स पढ़ाए होंगे। ऑपरेटर्स में स्पेशल ट्रांसलेशन ऑपरेटर, स्पेशल ट्रांसलेशन ऑपरेटर, अभी इसके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है ना, जेस्ट में, टीएफआर में तो काफी क्वेश्चन, नेट में भी पूछे हुए हैं इसके क्वेश्चंस काफी। ठीक है, तो ये अच्छे से टॉपिक कर लेना। ओके, इसके अलावा तुम्हारे पास में परटर्बेशन थ्योरी से, परटर्बेशन थ्योरी, उसमें भी टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी भी पढ़ लेना इसके लिए। ठीक है ना, इसके अलावा तुम्हारे पास में हाइड्रोजन एटम जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, हाइड्रोजन एटम, कम्प्यूटेशन रिलेशन भी, कम्यूटेशन रिलेशन से भी तुम्हारे पास में काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इससे। ओके, इसके बाद में अगर मैं बात करूं, जो वो तो है ही तुम्हारे पास में हार्मोनिक ऑसिलेटर एंड, इसको मैं पोटेंशियल प्रॉब्लम लिख देता हूं भैया ना, पोटेंशियल प्रॉब्लम, पोटेंशियल प्रॉब्लम, इसमें 1D 2D बॉक्स भी आ गया, हार्मोनिक ऑसिलेटर वगैरह ये भी आ गया, एक एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, इसमें ये कुछ टॉपिक है तुम्हारे पास में जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, इनको ध्यान रखना है। लास्ट ईयर क्वेश्चंस पेपर सोल्व कर लेना। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे हुए हैं काफी बार, एक बार भी नहीं। श्रोडिंगर इक्वेशन 3 बार क्वेश्चन पूछ चुका है, क्वेश्चन है श्रोडिंगर इक्वेशन का, वो 3 बार पूछ चुका। ठीक है ना, श्रोडिंगर इक्वेशन, श्रोडिंगर इक्वेशन। ठीक है, तो ये ध्यान से देखना है। क्लासिकल मैकेनिक्स में एक तो तुम ये मान के चलिए L से H एंड H to L। ठीक है, दूसरा ये मान के चलिए तुम्हारे पास में एनर्जी मोमेंटम कंजर्वेशन। ठीक है, तुम्हें दे देगा, उससे अगर तुम एनर्जी कंजर्वेशन या मोमेंटम कंजर्वेशन लगाओगे तुम्हारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तीसरा STR, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, वहां से भी तुम्हारे पास में जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, एक तुम्हारे पास में जो है सेंट्रल फोर्स, सेंट्रल फोर्स से भी आता है, न्यूटोनियन मैकेनिक्स से भी आता है भाई, न्यूटोनियन मैकेनिक्स से भी यहां से तुम्हारे पास में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ये मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखवा रहा हूं आपको। ओके, मैं बात करूं मैथमेटिकल फिजिक्स में, तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस इसमें मेजर पार्ट होता है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, फूरियर सीरीज, ट्रांसफॉर्मेशन से भी पूछ सकता है लाप्लास फूरियर, लेकिन फूरियर सीरीज इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फूरियर सीरीज हुआ इसमें जेस्ट के एग्जाम में, टीएफआर में तो एक ना एक क्वेश्चन मिलेगा तुम्हें फूरियर सीरीज से। ठीक है, ये कुछ टॉपिक्स है तुम्हारे पास में। ओके, प्रोबेबिलिटी से भी पूछ लेता है भाई। ठीक है, प्रोबेबिलिटी से भी पूछ लेता है। ठीक है, मैट्रिक्स से भी आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर पूछता है, डिफरेंशियल इक्वेशन का भी दे देता है। तो वहां से तो टॉपिक तुम्हारे पास में फिक्स है। ठीक है, अच्छा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिराक डेल्टा, डिराक डेल्टा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, वहां से क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है जेस्ट के एग्जाम में। ठीक है, ऑप्टिक्स में तुम्हारे पास में पोलराइजेशन वगैरह यहां से पूछ लेता है। ईएमटी के अंदर तो वही तुम्हारे पास में ईएम वेव से एक तो क्वेश्चन फिक्स है, पूछेगा। ठीक है ना, और इसके अलावा ये मैंने वेव गाइड टॉपिक पढ़ा है। ठीक है, रेक्टेंगुलर वेव गाइड, वहां से क्वेश्चन पूछे हैं। ठीक है, एक बार नहीं 3-4 बार पूछा है क्वेश्चन। ओके, और भी तुम्हारे पास में इलेक्ट्रोस्टेट मैग्नेटोस्टेट से सिंपल क्वेश्चन पूछ सकता है।
ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स में, स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में 1 या 2 क्वेश्चन यहां से आएंगे, 3 से 4 क्वेश्चन यहां से आएंगे, ठीक है। लगभग ये मान के चलिए 3 क्वेश्चन यहां से मिल जाएंगे तुम्हें, ठीक है। इसमें पार्टीजन फंक्शन का कुछ पैटर्न, कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स हैं, उनके पार्टीजन फंक्शन मैंने आपको बोला था डायरेक्ट लर्न करना है, कर लेना। अगर वो लर्न कर लेते तो तुम्हारा गेट में भी काम हो जाता, ठीक है। गेट में भी 1-2 क्वेश्चन ऐसे आए थे, ओके। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर देखो तुम्हारे पास में जो है बीजेटी, ठीक है, बहुत क्वेश्चन पूछता है यहां से। ऑप एम्प, ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ठीक है, डायोड, ठीक है। और डिजिटल की बात करूं, डिजिटल तो पढ़ ही लेना, पूरी आसान है, वहां से क्वेश्चन तो गलत होना ही नहीं चाहिए तुम्हारा, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास जो है बीजेटी से लगभग हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है इसके अंदर, ठीक है। तो ये कुछ एक मैथमेटिकल के अंदर प्रोबेबिलिटी भी है, ठीक है, वहां से क्वेश्चन फिक्स आता है तुम्हारे पास में। तो ये कुछ टॉपिक्स है जहां से तुम्हारे पास जो है क्वेश्चंस यहां से पूछा जाता है, ओके। तो इनको नोट कर लीजिएगा इसको। और मैं दोबारा बोल रहा हूं, एग्जाम क्वालिफाई करने का सबसे अच्छा तरीका है आप इन 6 सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़िए और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो निकाल लेना, ठीक है। इस बार जो है अपन टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट कर रहे हैं। जिनको ओनली टेस्ट सीरीज लेना है वो टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं, ठीक है। जिनको कोर्स लेना है जेस्ट का वो कोर्स भी ले सकते हैं, ठीक है। अगर तुम अलग अलग सब्जेक्ट लोगे तो बहुत 25-26 हजार तक पड़ जाएगा इन 6 सब्जेक्ट का, अपन कंबाइन करके, ठीक है। जो भी रिजनेबल रेट है वो मैं बता दूंगा, तो आप वहां से कोर्स भी परचेज कर सकते हैं, क्योंकि अपने ये सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, ओके। तो रिकॉर्डेड लेक्चर जो है आप आसानी से जो है 2 महीने के अंदर कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा। फिर अपन जो है इसमें जो पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट हैं उनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, कौन कौन से इंस्टीट्यूट हैं, वहां पे मेन काम तुम्हारे पास में क्या क्या होता है, ओके। चलिए, हो गया। चलिए लिख लीजिए, पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है। टोटल 24 इंस्टीट्यूट, इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। कहने का मतलब अगर आप जेस्ट का एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तो वहां से आपके पास कॉल आएगा, ठीक है। कुछ इंस्टीट्यूट तो ऐसे हैं डायरेक्ट आपको मेल करेंगे, ओके। वहां से तुम्हारे पास में जो है आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और कुछ हर इंस्टीट्यूट की अपनी अपनी डेट दी हुई होती है, ठीक है। आप देखिए वहां पे जेस्ट 2021 डालिए, ठीक है, गूगल करिए और तुम्हारे पास में पूरा ओपन हो जाएगा। उसमें पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट वाले कॉलम में जाइए, ओके। तो वहां से तुम्हारे पास में मान लो आईआईसी बेंगलोर है, वहां क्लिक करोगे तो उसकी पूरी इंफॉर्मेशन आपके पास में आ जाएगी, ठीक है। तो ऐसे चेक करना है, जिसको रिसर्च में इंटरेस्ट है, बहुत अच्छा एग्जाम होता है, बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट हैं सारे, ठीक है। और सब अपने अपने फील्ड है, कोई क्वांटम ऑप्टिक्स के लिए, कोई क्वांटम थर्मोडायनेमिक्स के लिए, कोई एस्ट्रोफिजिक्स के लिए, ठीक है, कोई सिंपली एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब सबके अपने अपने फील्ड है वहां पे, ठीक है। तो कुछ इंस्टीट्यूट की बात करते हैं। जैसे मैं पहले मैं बात करूं एरीज की, ठीक है। इसका पूरा नाम लिख नहीं रहा मैं, आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है इसका पूरा नाम, ठीक है, आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ओके। ये कहां पे है तुम्हारे पास में? नैनीताल में। ओहो, ठीक है, नैनीताल के अंदर है भाई, बहुत अच्छी जगह है नैनीताल, ओके। वहां पे तुम्हारे पास में बिल्कुल पहाड़ों के ऊपर बना हुआ है इंस्टीट्यूट, ओके। वहां पे तुम्हें ऐसे मान लो मजा आ जाएगा पीएचडी करके, ठीक है। तो ये नैनीताल के अंदर है। इसका जो मेन कौन सा फील्ड के अंदर ये काम करवाता है तुम्हारे पास में? एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिजिक्स, ठीक है। मेनली जो काम होता है, बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, ठीक है। ये बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है। यहां पे अगर तुम पीएचडी करके हो सकता है कुछ टाइम दोगे तो तुम साइंटिस्ट की जॉब भी मिल सकती है तुम्हें यहां पे, ओके। तो बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है ये। दूसरा है तुम्हारे पास में बॉस आइंस्टीन, ठीक है, जो कि आपके पास में कहां पे है? कोलकाता के अंदर है, ठीक है, कोलकाता के अंदर है। और अगर मैं बात करूं HBNI, ठीक है, और तुम्हारे पास में HBNI, ठीक है, होमी बाबा नेशनल इंस्टीट्यूट, ठीक है। ये आपके पास में बॉम्बे के अंदर है। मैं पूरे 24 नहीं बताऊंगा, कुछ कुछ बता रहा हूं। यहाँ पे कुछ अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट हैं। एक है तुम्हारे पास में
HRI, ठीक है, HRI हरीश चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट, ओके, ये इलाहाबाद के अंदर है। इसमें जो मेन कहां पे किस पे काम होता है तुम्हारे पास में, थ्योरेटिकल फिजिक्स और एस्ट्रोफिजिक्स पे काम होता है भाई, थ्योरेटिकल फिजिक्स एंड एस्ट्रोफिजिक्स पे, एस्ट्रोफिजिक्स पे काम होता है तुम्हारे पास यहां पे मेनली, ओके। इसके बाद में अगर मैं बात करूं, एक है तुम्हारे पास में IIA, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, है ना, एस्ट्रोफिजिक्स का ही है तुम्हारे पास में, शायद तुम्हारे पास बेंगलोर के अंदर है वो तुम्हारे पास, ठीक है। एक है तुम्हारे पास में IISc, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ, कहां पे है तुम्हारे पास में, साइंस का है तुम्हारे पास, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ठीक है, ये तुम्हारे पास में है बेंगलोर के अंदर ही है IISc, ठीक है। एक है तुम्हारे पास में आइजर भोपाल, ठीक है, मोहाली, ठीक है, आइजर पुणे, आइजर कोलकाता, ठीक है, ये सारे इंस्टीट्यूट हैं आपके पास में। जैसे मैं बात करूं, अगर भोपाल में बात करूं, ठीक है, तो जैसे कोलकाता की अगर मैं बात करूं तो यहां पे फील्ड थ्योरी पे, कोलकाता की अगर मैं बात करूं तो फील्ड थ्योरी पे, ठीक है, या फिर कंडेंस मैटर फिजिक्स पे, कंडेंस मैटर फिजिक्स पे बहुत अच्छा काम होता है आइजर कोलकाता के अंदर, ठीक है। आइजर पुणे की बात करूं तो क्वांटम इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, ठीक है, पुणे की बात करूं तो क्वांटम ऑप्टिक्स, ठीक है, क्वांटम ऑप्टिक्स, ओके। इसके अलावा कंडेंस मैटर फिजिक्स, एटॉमिक फिजिक्स, एटॉमिक फिजिक्स, कंडेंस मैटर फिजिक्स, ये मेनली तुम्हारे पास में आइजर पुणे के अंदर काम होता है, ठीक है। आइजर मोहाली जो है तुम्हारे पास में ऑप्टिक्स में है, मोहाली के अंदर ऑप्टिक्स, ठीक है, क्वांटम थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, इसमें तुम्हारे पास में मेनली काम होता है, ओके। एक है तुम्हारे पास में TIFR बॉम्बे, ठीक है, एक है तुम्हारे पास में, ये अपना अलग से भी एग्जाम लेता है भाई, TIFR, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल एंड रिसर्च सेंटर, ओके, ये कहां पे है तुम्हारे पास में, बॉम्बे के अंदर है, ठीक है। इसमें मेनली तुम्हारे पास में HEP, हाई एनर्जी फिजिक्स, ओके। और मैं बात करूं इसके अंदर कंडेंस मैटर फिजिक्स, कंडेंस मैटर फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स, इसमें तुम्हारे पास में मेनली काम होता है TIFR बॉम्बे के अंदर, ओके। एक है तुम्हारे पास में SNBN, ठीक है, जो कि कलकत्ता के अंदर है, ओके। एक है तुम्हारे पास में RRI, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट, बहुत अच्छा है, बेंगलोर के अंदर है, ठीक है, RRI, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, ये तुम्हारे पास में बेंगलोर के अंदर है, बेंगलोर के अंदर है। यहां पे मेन जो काम होता है एस्ट्रोफिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी, कंडेंस मैटर फिजिक्स, ठीक है, कंडेंस मैटर फिजिक्स, ओके। और इसके अलावा तुम्हारे पास जो है सॉफ्ट मटेरियल पे भी काम होता है, सॉफ्ट मटेरियल, ठीक है, मटेरियल फिजिक्स, मटेरियल फिजिक्स, ये तुम्हारे पास में जो RRI है, अच्छा इंस्टीट्यूट है, यहां पे है, ओके। एक है तुम्हारे पास में PRL अहमदाबाद, बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है PRL, ठीक है, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, ओके, ये तुम्हारे पास में अहमदाबाद में है, अहमदाबाद में भाई तुम्हारे पास, ठीक है। ये जो मेन तुम्हारे पास एक्सपेरिमेंटल एंड थ्योरेटिकल, थ्योरेटिकल फिजिक्स में काम होता है, एस्ट्रोफिजिक्स में भी यहां पे अच्छा काम होता है ना, एस्ट्रोफिजिक्स के अंदर भी तुम्हारे पास PRL अहमदाबाद के अंदर अच्छा काम होता है, ठीक है। एक है तुम्हारे पास में नाइजर भुवनेश्वर, नाइजर भुवनेश्वर, भुवनेश्वर के अंदर है, यहां तुम्हारे पास मेनली HEP के अंदर काम होता है ना, हाई एनर्जी फिजिक्स के अंदर, ठीक है। एक है तुम्हारे पास में IUCAA, ठीक है, IUCAA, ये आपके पास में पुणे के अंदर है, ठीक है। इसमें भी तुम्हारे पास जो है कंडेंस मैटर फिजिक्स के, एक्सपेरिमेंटल एंड थ्योरेटिकल दोनों में काम होता है, यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल एंड थ्योरेटिकल। और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, ठीक है, मैंने छोड़ रखे हैं यहाँ पे, जैसे IIA हो गया, IGCAR, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक फिजिक्स, ठीक है, बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, ठीक है। और भी तुम्हारे पास में छोटे हुए हैं SINP,
ठीक है। साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, कोलकाता के अंदर है, ठीक है। तो ये सारे इंस्टीट्यूट है जो कि इस एग्जाम के थ्रू आपको कॉल करेंगे या फिर आपको फॉर्म फिल करना होगा। कुछ इंस्टीट्यूट डायरेक्ट कॉल करते हैं आपको, कुछ इंस्टीट्यूट में आपको वहां पे जाके फिल करना होगा एग्जाम फॉर्म, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, जेस्ट का एग्जाम बहुत अच्छा एग्जाम होता है, ओके। 14 फेब लास्ट डेट है, एक दिन बचा हुआ है, अगर किसी ने फॉर्म फिल नहीं किया है तो कर दीजिएगा फॉर्म फिल, ओके। किसी को कोर्स लेना है जेस्ट का एग्जाम का, ओके, तो 6 सब्जेक्ट हैं, आप 2 महीने में रिकॉर्डेड लेक्चर से एक दिन में 3-3 लेक्चर भी देखोगे तो आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आप कोर्स भी ले सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, वहां से आप कोर्स ले सकते हैं। अगर आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। पूरा कोर्स लोगे तो आपके पास में जो है रीजनेबल रेट के अंदर आपको मिल जाएगा, ठीक है। इस बार अपन जो है टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो जेस्ट के एग्जाम से लगभग 15 से 20 दिन पहले आपके पास में जेस्ट टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये पूरा जेस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन थी, और भी किसी को कुछ डाउट हो तो मुझसे पूछ सकता है बाद में, ठीक है। एलिजिबिलिटी कौन कौन एग्जाम दे सकता है वो बता दिया मैंने, ठीक है। कौन कौन से इंस्टीट्यूट पार्टिसिपेट करते हैं, जेस्ट के थ्रू तुम कहां जा सकते हो वो बता दिया। मैंने दोबारा बोल रहा हूं, अगर किसी को पीएचडी करना है, रिसर्च में इंटरेस्ट है, तो वो रिसर्च इंस्टीट्यूट ज्वाइन कीजिए बजाय आईआईटीज एनआईटीज के, ठीक है। आईआईटीज भी ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत अच्छे हैं, बट मेरा सजेशन ये है आप रिसर्च इंस्टीट्यूट ज्वाइन कीजिए, ओके। चलिए, क्योंकि ये भी तुम्हारे पास फेलोशिप मिलेगी, यहां पे तुम्हारा प्योरली रिसर्च होगा, ओके, ध्यान रखना। चलिए, तो आज के लेक्चर में इतना ही है, कुछ डाउट हो तो मुझसे पूछना है। थैंक यू वेरी मच, जय श्री श्याम।